15 जनवरी 2023 को नेपाल में एक बड़ा हवाई हादसा हुआ। काठमांडू से पोखरा जा रहा यति एयरलाइंस का विमान ATR-72 टेक के लगभग 20 मिनट बाद क्रैश कर गया। उस विमान में कुल 72 लोग सवार थे, 68 यात्री और 04 क्रू मेंबर्स। इनमें से 57 लोग नेपाली नागरिक थे, बाकी के 15 दूसरे देशों से आए थे। इनमें 5 भारतीय भी थे। हादसे के बाद चलाए गए ऑपरेशन में 68 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी 4 के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सांत्वना भेजी है। वैसे नेपाल में हवाई दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं है। वहां प्लेन क्रैश का लंबा इतिहास रहा है। 1946 से अब तक 68 हादसे दर्ज किए जा चुके हैं। 15 जनवरी की घटना हताहतों की संख्या के लिहाज से तीसरी सबसे विभत्स घटना है। तो आइए समझते हैं, यति एयरलाइंस के प्लेन के क्रैश होने की पूरी कहानी क्या है। नेपाल में हवाई हादसों का क्या इतिहास रहा है और नेपाल सरकार इनसे सबक क्यों नहीं लेती। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। काठमांडू से उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। प्लेन से ये सफर लगभग 25 मिनट में पूरा हो जाता है। सड़क मार्ग से ये दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, इसमें समय भी ज्यादा लगता है और सड़क का रास्ता थोड़ा थकाऊ और खतरनाक भी है। पिछले कुछ सालों से नेपाल के मध्यम वर्गीय परिवारों में हवाई यात्रा का क्रेज बढ़ा है। जो लोग भी प्लेन का टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, वे प्लेन से चलना प्रेफर करते हैं। पोखरा पर्यटकों के बीच भी बेहद मशहूर है। इसे हिमालय का गेटवे भी कहा जाता है। पोखरा से ही अन्नपूर्णा ट्रेकिंग रूट शुरू होता है। 2019 में 1,81,000 टूरिस्ट यहां घूमने आए थे। पिछले 3 बरस में कोविड लॉकडाउन के कारण इसमें कमी आई थी। अब जबकि कोरोना का खतरा बीत चुका है, टूरिस्टों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेपाल ने पोखरा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। 1 जनवरी 2023 से ये एयरपोर्ट शुरू हो गया। 15 जनवरी को यति एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 691 इसी नैनवेले एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, लेकिन विमान एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा गया। हादसे से ठीक पहले के एक वीडियो में विमान को तिरछा होते देखा जा सकता है। उसी वीडियो में जबरदस्त धमाके की आवाज भी सुनाई देती है। एक चश्मदीद गौरव गुरुंग हादसे के वक्त अपने घर की छत पर खड़े थे। उन्होंने प्लेन को क्रैश होते देखा। उन्होंने बताया कि प्लेन हवा में तेजी से घूम रहा था, फिर वो नाक के बल जमीन पर टकराया और घिसटकर खाई में जा गिरा। इसके बाद प्लेन में आग लग गई। स्थानीय लोग दौड़कर हादसे वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल इतना विभत्स था कि वे चाहकर भी पास नहीं जा सके। मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में विष्णु तिवारी भी थे। उन्होंने न्यूज एजेंसी AP को बताया, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि हम मलबे के पास नहीं जा सके। मैंने एक आदमी को मदद के लिए रोते हुए सुना, लेकिन आग की लपटों और धुएं की वजह से हम उसकी मदद नहीं कर पाए। जैसे ही हादसे की खबर बाहर आई, पुलिस और सेना हरकत में आई। फौरन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स उतारे गए, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आया। बचाव दल का काम शवों की तलाश तक सीमित रहा। पहले दिन 68 शवों को निकाला गया। 15 जनवरी को रात होने की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। 16 जनवरी को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। प्लेन में सवार 4 लोगों का कोई पता नहीं चल सका है, हालांकि उनके बचने की संभावना कम ही है। 16 जनवरी को फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स भी तलाश लिया गया है। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 मेंबर्स वाली कमेटी नियुक्त की है।
कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। नेपाल में हवाई हादसों का इतिहास बहुत लंबा है। पिछले 70 सालों में वहां प्लेन क्रैश की 68 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें 914 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ी घटना 28 सितंबर 1992 को हुई थी। उस रोज पाकिस्तान एयरलाइंस का एक एयरबस काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। उसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर 167 लोग सवार थे। हादसे में एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। इससे 2 महीने पहले ही थाई एयरवेज इंटरनेशनल का एक प्लेन भी काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 113 लोगों की जान चली गई थी। हाल के दिनों की बात करें तो मई 2022 में तारा एयर के प्लेन क्रैश में 22 लोग मारे गए थे। मार्च 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस के प्लेन क्रैश में 51 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये आता है कि नेपाल में इतने हवाई हादसे होते क्यों हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, मौसम और भूगोल। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2019 में एक सेफ्टी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति पायलटों के लिए मुश्किल पैदा करती है। दुनिया के 14 में से 8 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल में हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम भी तेजी से बदलता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में धुंध की दिक्कत भी आती है। इसके चलते पूरी नीति पायलट पर निर्भर करती है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेपाल के अधिकतर एयरपोर्ट्स पहाड़ों के बीच में हैं। उनके रनवेज का आकार छोटा होता है। लंबाई बढ़ाने के लिए रनवेज को घुमावदार बनाना पड़ता है। ऐसे में पायलट को लैंड करते ही प्लेन की स्पीड घटानी होती है। नेपाल के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग अपने आप में टास्क है, लेकिन इसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नंबर 3, निवेश की कमी। नेपाल में एयरलाइंस नए एयरक्राफ्ट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में खर्च करने से बचती हैं। अभी भी देश में दशकों पुराने एयरक्राफ्ट्स उड़ाए जा रहे हैं। किसी और देश में उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया होता। 2017 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने नेपाल सरकार के साथ समझौता किया था। इसके तहत ICAO नेपाल के सिविल एविएशन को सुरक्षित बनाने में मदद कर रहा है। तब से कई नए मानक लागू भी किए गए हैं। हालांकि उनका बहुत असर नहीं हुआ है। 15 जनवरी को हुए हादसे के समय मौसम साफ था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से किसी तरह की मदद भी नहीं मांगी। इस वजह से हादसे के असली कारण का पता लगाना मुश्किल है। अब ये जान लेते हैं कि प्लेन हादसे के बाद नेपाल में क्या कुछ हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने देश भर में 1 दिन के शोक का ऐलान किया। यति एयरलाइंस ने 16 जनवरी को अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। जिस ATR कंपनी का प्लेन क्रैश हुआ है, उन्हें भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। वे भी अपनी जांच शुरू कर रहे हैं। 16 जनवरी को प्लेन का वॉयस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है।